जय हिंद एवरीवन। प्रकाश के परावर्तन का यह छठा वीडियो है। मतलब इससे पहले मैंने 5 वीडियो इस चैप्टर यानी कि प्रकाश के परावर्तन से हम करवा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस 5 वीडियो को जा कर के अवश्य देखिए। तो पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूँ कि लास्ट मैंने बताया था 1/ए बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ पर ए आपको देखने को मिलेगा कि फोकस दूरी था, v क्या था तो प्रतिबिंब की दूरी था, और u क्या था तो वस्तु की दूरी था, है ना। तो ये टोटल इस समय जो रिलेशन जो बताता है, इस समय रिलेशन बताता है, वही क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार जा करके देखें और जरूर समझ में आएगा। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 6। क्या शुरू करेंगे तो पार्ट 6 शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुबंध फोकस क्या होता है। अनुबंध फोकस क्या होता है तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के प्रधान है ना अक्ष के सिर्फ वैसा जो बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबंध फोकस कहलाता है। मतलब यहाँ पर समझ नहीं आया तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इस फिगर में। यहाँ पर क्या किया गया है, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, ये क्या हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ पर क्या किया गया तो वस्तु को रखा गया है। क्या रखा गया तो यहाँ पर है ना एक वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया है ना। तो यहाँ पर वस्तु को रखा गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से वस्तु को रखा गया है, ये वाला वस्तु है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ देखिएगा सी और एफ के बीच में क्या होता है, इसके नज़दीक नीचे बन जाता है, ठीक है। यही जो इमेज बनेगा यही क्या कहलाता है, अवन है ना, अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है तो अनुवाद कहलाता है। आगे की ओर देखते हैं, सबसे अगला देखते हैं कि आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, यानी कि आवर्धन किसे कहते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। किसकी किसकी ऊंचाई तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं तो आवर्धन। क्या बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन को संकेत में किससे लिखित करते हैं तो एम से। किससे करते हैं तो एम से। तो एम बराबर क्या होगा माइनस v बटा क्या होगा तो यू होगा। यू क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होगा तो वस्तु की दूरी होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं तो आवर्धन। क्या बोलेंगे हम लोग तो आवर्धन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल था। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अवतल दर्पण समतल दर्पण एवं है ना समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श किए है ना वह कैसे करते हैं। अब देखिए ध्यान से कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श किए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्श करके, उसके बाद फिर देखेंगे बिना स्पर्श किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है, कैसे पता कर सकते हैं कि यह उत्तल दर्पण है। तो इसी को देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि स्पर्श करने पर है ना, स्पर्श करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, स्पर्श करने पर हमको उससे पता चल जाएगा कि जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है तो धांसा होता है। क्या होता है धांसा होता है। अगर हम छू करके देखेंगे किसी भी दर्पण को तो अगर इसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए धांसा। क्या होना चाहिए धांसा होना चाहिए, वह तो अवतल हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अगर जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, क्या हो उभरा हो, वो क्या हो जाएगा तो उत्तल हो जाएगा। और तीसरा है जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो समतल एकदम प्लेन हो, वो क्या कहलाएगा तो वो कहलाएगा समतल दर्पण। तो यह तो हो गया छू करके स्पर्श करके। अब हम देखेंगे कि बिना स्पर्श करके है ना कैसे मतलब पता करें कि कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है, कौन सा समतल है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिना स्पर्श करके है ना, बिना स्पर्श करके पता करना है कि कौन सा अवतल है, कौन सा समतल है, कौन सा उत्तल है। तो इसके लिए बारी बारी से दर्पणों के सामने वस्तु को लाया जाता है और नज़दीक और दूर करके प्रतियों को अवलोकन किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि वस्तु को है ना, मान लो कि यह कोई क्या है तो दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु को लाया जाता है और आगे है ना आगे करके और पीछे करके है ना देखा जाता है। तब इससे पता चलता, अवलोकन करते हैं तब पता चलता है कौन सा उत्तल है, कौन सा मतलब समतल है, कौन सा अवतल है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है कि जिस दर्पण, पहला क्या है तो है ना, पहला है कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा एवं छोटा बनेगा है ना, बड़ा छोटा दोनों बनता हो, वह
अवतल दर्पण कहलाता है। यानी जिसमें क्या होगा, हम बीम में देखेंगे कि वस्तु है ना बड़ा बनना चाहिए उसका प्रतिबिंब, और वस्तु का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, छोटा, यानी दोनों बनता हो, बड़ा ही बनता हो और छोटा ही बनता हो, तो हम समझ जाएंगे कि वह कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। दूसरा है कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब है ना, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो, हमेशा छोटा हो। क्या हो, हमेशा छोटा हो, तो क्या समझेंगे, वह उत्तल दर्पण। क्या होगा, वह उत्तल दर्पण होगा। ध्यान रखिएगा कि हमेशा उत्तल दर्पण में छोटा ही प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा बनते हैं, तो छोटा प्रतिबिंब बनेंगे। किसमें, तो उत्तल दर्पण में, मगर वस्तु के साइज पूरा पूरा क्या करेगा, दिखा देता है। तीसरा जो है वह क्या है, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता हो, क्या बनता हो, बराबर, यानी कि इक्वल बनता हो, वह क्या कहलाता है, तो समतल दर्पण। क्या कहलाता है, तो समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि इसमें मैंने देखा कि सबसे पहले था कि अवतल, क्या था, अवतल। तो अवतल में बताया गया कि अवतल में क्या बनेगा, बड़ा भी बनेगा और क्या बनेगा, तो छोटा भी बनेगा। उसके बाद उत्तल में क्या बताया गया, उत्तल में हमेशा क्या बनेगा, तो छोटा प्रतिबिंब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, इसको याद कीजिएगा और ध्यान से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और समतल दर्पण में क्या बनेगा, तो हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ये तीन चीज याद रखिएगा, है ना, जो बिना स्पर्श किए हुए हम पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला जो है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो दर्पण में बताए थे केवल आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना, वह बनता है केवल किस में, तो बनता है तो उत्तल में। किससे बनता है, तो उत्तल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में, अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, है ना, वास्तविक और सीधा दोनों होंगे, या क्या होंगे, वास्तविक या उल्टा होंगे, या आभासी या तथा उल्टा होंगे। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की प्रकृति जो होंगे वह क्या होंगे, आभासी तथा उल्टा। क्या होंगे, आभासी तथा उल्टा होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता से क्या होती है, तो याद रखिएगा वह क्या होती है, तो आधी होती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी है ना, एफ जो होता है वह वक्रता क्या होता है, तो आधा होता है। या इसे घुमा के इसको पूछ दे, वक्रता त्रिज्या होगा वह फोकस से क्या होगा, तो दुगुना होगा। और यहाँ पर याद रखिए ए बराबर क्या, तो r/2। तो फोकस पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, तो आधा। इसका क्या होगा, तो आधा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो पहला है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, तीसरा परावैगनी तरंग का, और चौथा पराश्रव्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का। क्या होगा इसका आंसर, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का। अगला है कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। दर्पण सूत्र जो होता है यह 1/v, ये तो होगा नहीं, ये पहले नहीं होगा। फिर उसके बाद 1/f बराबर 1/u प्लस, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे से रख दिया है। उसके बाद सी में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो पिछला वीडियो मैंने क्या किया, इसको हम प्रूफ भी करवा चुके हैं और यह आपका होगा सही, जबकि ये क्या हो जाएगा, तो गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। जस्ट मैंने करा है, आर बराबर क्या होता है 2f, यानी तो एफ बराबर क्या होगा, r/2। यानी वक्रता त्रिज्या का दुगुना फोकस दूरी होता है, या फोकस का वक्रता क्या होता है, तो त्रिज्या आधा होता है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, उससे प्राप्त प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो याद रखिएगा उल्टा। क्या होगा, तो उल्टा होगा। आवर्धन मतलब उल्टा हो जाएगा। अगला है, यही मैंने करवा चुका है, ध्यान से अगर वीडियो अगर देखे होंगे तो जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बताइएगा कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर जो कुकर होता है बताए थे दोस्तों, उसमें व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार करते हैं, अवतल का करते हैं, उत्तल का करते हैं, समतल का करते हैं, या परवलय का करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा रहता है। तो मोटर चालक के सामने जो होता है वह साइड मिरर के रूप में क्या लगा रहता है, तो याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में जो यूज होता है वो कौन सा आता है, तो उत्तल दर्पण। कौन होता है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खास बात ये होता है कि यह जो प्रतिबिंब क्या करेगा, छोटा बनाएगा। पहला बात ये छोटा बनाता है, और छोटा के साथ साथ जितना बड़ा वस्तु होता है उसको छोटा करके पूरा के पूरा क्या करेगा, वह इस इमेज में क्या करेगा, दिखा देगा। क्या करेगा, वो दिखा देता है। ठीक है, जैसे वो दिखाता है हम किसी वाली वस्तु क्या करते हैं, देखें। इसीलिए मोटर चालक के सामने है ना साइड मिरर के रूप में क्या होता है, यह उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा वह अवतल होता है। क्या होता है, वो अवतल होता है। सर्च लाइट का क्या होता है परावर्तक सतह, वो अवतल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। मैंने आपको बताया है कि प्रकाश की किरण हमेशा वह गति करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। किस में करेगी, तो सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता है, हमेशा कोई ना कोई दिशा में करेगी। उसके बाद ऐसा कि वक्र में नहीं, वक्र में नहीं होगा, उल्टा पुल्टा नहीं होगा। इनमें से सभी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए। क्या होगा, ए होगा। यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में क्या करती है, तो गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो मैंने पढ़ा चुका है। इसका नियम कितने होते हैं, तो दो। या प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों का कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वह दर्पण कौन सा होगा, तो अवतल होगा। कौन होगा, तो अवतल होगा। क्योंकि समतल में क्या बनता है, तो याद होगा आपको बराबर। क्या बनता है, बराबर बनता है। उत्तल में क्या बनता है, उत्तल हमेशा याद रखिएगा, उत्तल में बनता है छोटा। कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। ठीक है, उसके बाद अवतल में क्या बनता है, तो बड़ा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह होता है, यानी कि वास्तविक, काल्पनिक, ए तथा बी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वह कैसा बनता है, तो है ना वह बनता है काल्पनिक। यानी काल्पनिक, इसका नाम एक और होता है आभासी। क्या होता है, इसका नाम एक और होता है, तो याद रखिएगा, है ना आभासी। क्या होता है, आभासी। यानी कि आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, दोनों एक ही बात होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो होता है वह दर्पण का यूज जो होता है, याद रखिएगा हमेशा अवतल का। किसका होता है, तो अवतल का। अवतल, क्योंकि ये क्या करता है, बड़ा दिखाता है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा कि एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए कि वह है ना जलने लगे, यह घटना क्यों होती है, कारण लिखे। यानी फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है। यानी अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है और तथा यह फोकस से गुजरती है, इसीलिए कागज जलने लगता है। यानी कि अवतल दर्पण के समांतर आती प्रकाश की किरण, ये अवतल दर्पण हो गया। अगर इसमें ये क्या प्रधान अक्ष से क्या समांतर जो आती है, ये कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से। कहाँ से, सब का सब कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से। सब का सब कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से। यहाँ बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट हो जाता है, इसका क्या होता है, कागज जलने लगता है। तो इसका यही रीजन होगा। अगला है कि अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या करते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें देखिएगा ध्यान से, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो समझेंगे, है ना। एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे। आंकिक प्रश्न है, यानी कि यू यू आप समझते हैं क्या होता है। यू जो होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी। उसके बाद है ना एफ क्या होता है, आप समझते हैं, फोकस दूरी। क्या होता है, तो है ना बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उसका भी क्या होता है, तो है ना ये होता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। यानी कि इसमें दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि वस्तु की यू दे दिया है, एफ दे दिया है ना। तो कहता क्या निकालने के लिए, भी। क्या निकालने के लिए कहता है, भी मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो भी वाला फॉर्मूला क्या होता है, एफ यू माइनस एफ। अगर जानते हैं तो यहाँ सब क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब क्या किया, मान रख दिए गए। यहाँ पर माइनस था और माइनस
30 यहाँ पर सबको रख करके यहाँ पर कितना गया तो 6 - 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला नीचे मैंने लिखा है, अगर आप है ना याद करना चाहते हैं जिसको जरूर लिखे। यानी कि पहला एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर यहाँ एफ बराबर जो है यू इंटू वी और यू प्लस क्या होता है भी होता है। ये पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा जो है भी बराबर होगा एफ है ना यू माइनस एफ, ये क्या हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद वस्तु की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, तो यू बराबर एफ इंटू वी बटा भी इंटू एफ हो गया। टोटल कितने फॉर्मूला हो गए, तो 1 2 और 1 हो गया 3, 3 के 3 आप लोग को याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमको सब चीज़ को बनाते हुए चलते रहना है। क्वेश्चन पहला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस वाले कितने, तो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकस वाले 20 सेंटीमीटर फोकस वाले, ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, मैंने क्या किया, एफ बराबर जो दिया से लिख लिया, एफ बराबर क्या दिया गया -20 सेंटीमीटर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर मैंने माइनस दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि ध्यान दीजिए मैंने बताया है कि अवतल दर्पण में जो एफ जो होता है भी होता है, ये होता है, वो किस में होता है माइनस में, किस में होता है माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा, जबकि यहाँ पर माइनस नहीं था। उसके बाद यू भी क्या हो जाएगा, तो माइनस में होगा, यू क्या होगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो भी निकालना है, तो भी का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने ऊपर बताया है कि यू 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 इंटू एफ और यू माइनस एफ, और रखकर कितना आ गया तो 4 से कितना आ गया तो है ना 400 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से है ना प्रैक्टिस करते रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। पहला अति लघु तरीय प्रश्न है, पहला क्या है तो अति लघु तरीय प्रश्न है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में पड़ने वाले एक ही प्रकाश से किरण, है ना, समतल दर्पण में पड़ने वाले एक ही प्रकाश से किरण, प्रकाश की कितने किरणें कितने बार परावर्तित हो सकती है, तो मतलब एक ही बार परावर्तित हो सकती है। मतलब समतल दर्पण में जो पड़ने वाले प्रकाश की जो किरण होती है वो कितने बार परावर्तित होगी, तो एक ही बार, कितने बार तो एक ही बार, याद रखिएगा, है ना, एक ही बार परावर्तित होगी। अगला जो है समतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में बताए थे कि वह जैसी मतलब आती है, समझ क्या होती है, जैसी वह आएगी यहाँ से, है ना, समतल दर्पण में याद रखिएगा कि यहाँ से जैसी इस पर आएगी तो लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने क्या होता है, जैसी ये आती है उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, ये किसका था, तो ये समतल दर्पण, इसका आंसर क्या होगा, उसी पथ में लौट जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो होता है, यानी कि यह मैंने क्या किया, एक समतल दर्पण को ले लिया है और इससे यहाँ पे क्या किया, ये आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और इसके बीच में क्या हो गया, यह अभिलंब, क्या हो गया अभिलंब। इसके और इसके बीच में एंगल जो होता है वह एंगल क्या होता है, तो बराबर, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल, यानी आई बराबर एंगल क्या होगा आर, ये दोनों क्या आते हैं बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन तक लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, वो क्या बताता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा 2, कितने नियम होते हैं 2। अगला क्वेश्चन है कि अगला 5वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, किसमें समतल वस्तु की दूरी, है ना, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं, तो बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं u बराबर क्या होगा, तो v, u बराबर क्या हो जाएंगे, तो v, यह इस समतल दर्पण की वस्तु दूरी बताता है। अगला देखते हैं, अगला जो है वह गोलीय दर्पण। अगला क्या है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, है ना। एक होते हैं अवतल दर्पण, एक क्या होते हैं तो, है ना, अवतल दर्पण, और एक क्या होते हैं तो, है ना, उत्तल दर्पण, है ना। इसको बोलते हैं कनकेव, क्या बोलेंगे, है ना, कनकेव बोलेंगे, कनकेव, इसको क्या बोलेंगे, है ना, कन्वेक्स, क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे, VX, है ना, कन्वेक्स बोलेंगे। आई की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष, या इसका एक और नाम है प्रधान अक्ष, क्या है तो प्रधान अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण में फोकस की परिभाषा दे। तो प्रधान अक्ष से समांतर आती प्रकाश की किरणें, किसके समांतर, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? उस बिंदु को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा कॉपी पर और अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला जो है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में क्या संबंध है? तो यहाँ पर बताना है कि आर बराबर क्या होता है तो 2f हो जाता है, या एफ बराबर क्या होता है तो आर बटा क्या होता है 2 होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना होता है, या फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो आधा हो जाता है। यही था रिलेशन यानी कि संबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे। वो कौन होता है तो अवतल होता है। क्या होता है वो तो अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, एक दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? यानी कि फोकस और ध्रुव कहाँ होना चाहिए तो फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला जो है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? यानी कि कहाँ कहाँ रख देते हैं? वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखेंगे, और कहाँ रखेंगे? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखिएगा वो वक्रता केंद्र और वस्तु के बराबर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा? जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो क्या होगा? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अगला कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है कि गोलीय दर्पण, है ना, क्या दिया गया तो गोलीय दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? आर 20 है, आर क्या 20 है, एफ क्या आर, मतलब भाग कर देंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस सब क्या होगा तो आसान क्वेश्चन जो है इसको आप लोग है ना खुद को बना सकते हैं। ठीक है, अगला है उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो क्या है उत्तल उपयोग? तो गाड़ी के पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में क्या होते हैं तो प्रयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं तो हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है तो याद रखिएगा छोटा बनाता है। कैसे बनाता है तो छोटा बनाता है। अगला जो है 23 नंबर जो है कि उस दर्पण को फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या 32 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, आर बराबर कितना 32 सेंटीमीटर हो गया, तो ए बराबर क्या आर बराबर 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, यानी इमेजिनरी। ये क्वेश्चन है ना, देखिए किसी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, है ना, किसी प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु का वस्तु का क्या प्रतिबिंब कहलाता है, यानी कि इमेजिनरी। क्या कहलाता है? इमेजिनरी, काल्पनिक, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कि समतल दर्पण में आवर्धित m+1 का क्या अर्थ होता है? तो समतल दर्पण में आवर्धित +1 का अर्थ जो होता है वह क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या बराबर होगा, और प्लस चिन्ह का मतलब यह होता है प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। कहीं पर देखिएगा प्लस अगर दे दिया है तो समझ जाना प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो सीधा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगर माइनस अगर दे दिया तो समझ जाना माइनस, अगर माइनस इसमें नहीं होगा दोस्तों, सॉरी। अगला देखते हैं, अगला जो है, अगला है कि एक गोलीय दर्पण जिसका केंद्र वक्रता वक्रता केंद्र सी है पर एक किरण ए सी बी आपतित होती है, किस दिशा में परावर्तित होगी? तो यह है जब, है ना, गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणें को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो वो उसका परावर्तन वक्रता केंद्र ही होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि आपको बताए थे कि यह होगा, यह आपका दर्पण हो गया, यहाँ से होगा, ये हो गया सी। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे गुजारेंगे सी से तो यह इस दिशा में आएगा, तो यह इसी दिशा में क्या होता है लौट जाता है ना। ये बता चुके हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला इस तरह से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 में है कि अवतल दर्पण में किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे प्रतिबिंब का आकार के बराबर हो जाए? तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर। किस पर? तो वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर। अगला क्वेश्चन है कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब है ना बनता है? तो वो कौन सा है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण में ही है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो नहीं, वो बना नहीं सकता है। ठीक है, अगला, एक दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, या अवतल दर्पण हो गया उत्तल दर्पण होगा? अवतल होगा, है ना, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि माइनस में रहता है फोकस दूरी, यू भी सब क्या होता है तो माइनस में ही रहता है। अगला क्वेश्चन है
कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, अनुपात आवर्धन का, यानी कि माइनस भी बटा क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, तो एम। ये क्या होता है, दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं, दोनों का अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या होता है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या है, तो उल्टा है। क्या है, तो उल्टा है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये समझ में आया होगा, है ना। और किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो जरूर जरूर कमेंट करें, और नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट, अगर पीडीएफ इसका अगर आप लिखना नहीं चाहते, अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर 8434331089, इस पर आप क्या कीजिए, संपर्क कीजिए और एक बार जरूर मैसेज कीजिए, है ना। आपका मतलब फ्री में ही क्या होगा, फ्री में ही आपको यह प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ, ठीक है। आशा कर दोस्तों समझ में आया होगा, है ना। जय हिंद।